हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो अभी तक जो भी पॉसिबल मैकेनिज़म्स थे हमने उसको डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजाइन मैकेनिज़्म के बारे में, क्योंकि हमें थोड़ा सा अब इसमें अगर बेंजाइन पे सब्स्टिट्यूशन होती है तो आपका ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला कंडीशन तो आपको पता है बेंजाइन कैसे बनते हैं। तो जैसे हमने पहले ही कहा कि ये कुछ इसके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। तो ये जो मैकेनिज़्म है बहुत ही रेयर मैकेनिज़्म है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका क्लोरोबेंजीन अगर इस कंडीशन में हम रखते हैं तो आपको एनिलीन बनते हैं, लेकिन थ्रू किसके, यहाँ पे बेंजाइन के थ्रू बनते हैं। यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजाइन है वो हाईली क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये इजीली आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं और आपको दो टाइप के प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आप जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है उसके साथ अटैच होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे अटैक करते हैं तो उसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ बेंजाइन बेंजाइन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो YNE लगाते हैं, बेंजाइन कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ चाहे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो चाहे साइन सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनते हैं, एनिलीन। क्यों ऐसा बनते हैं? क्योंकि आपका जो बेंजाइन यहाँ बना इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना। ये हर जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ और दूसरा कोई ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ आए आपको एक ही टाइप के क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट हमें कम बनेगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन बनते हैं तो क्या होगा, अब इसको देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना जैसे कि ये बेंजीन है, नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, बेंजीन ही कहते हैं, इसका नाम है। लेकिन बेंजीन भी कोई सब्स्टिट्यूशन आती है से जड आ गई तो इन जनरली इसको हम क्या कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीन्स। इस सिमिलरली अगर आपका ये बेंजाइन है, इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन आती है से जड, अब इसको हम जनरली एराइंस कहते हैं। एरीन से क्या बना है, एराइंस। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई एराइन है, एराइन का मतलब क्या है, आपकी बेंजाइन पे कोई सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब CH3 है ऑलरेडी इसके पास और आपका लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकल जाएगा, बेंजाइन ये बनेगा। अब आपका जो A पोजीशन है और B पोजीशन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में यहाँ CH3 है, A के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है और B के मेटा पोजीशन पे आपका CH3 है। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ आए तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आए तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको जब भी बेंजाइन पे कोई सब्स्टिट्यूशन होती है तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपके बेंजाइन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सिर्फ क्या बनेगा, एक ही टाइप का वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ये कंडीशन देखिए आप कि यहाँ क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पहले जब हम कंडीशन को देखते हैं और यहाँ ब्रोमीन को देखते हैं, आप बोलेंगे ये एराइल हैलाइड है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए। लेकिन अगर इसको गौर से हम देखेंगे, जो ब्रोमीन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन होना चाहिए था, जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं या ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे क्या है, CH3 ग्रुप है। यानी इसका ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? CH3 को तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ऑर्थो हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन निकल भी नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे आपको बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना है एग्जाम में। यहाँ पहले आपको देखना है कि ब्रोमीन के एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है। एक कंडीशन ये हुआ।
अब यहाँ देखिए ब्रोमीन के एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला साइड तो ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे तो है ना हाइड्रोजन, तो यहाँ से अब आपका बेस आएगा, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बेंजाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, अब आपका बेंजाइन जब यहाँ बनेगा तो NH2 यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं। आपको दो टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो और मेटा, और पैरा बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बेंजाइन यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे पैरा कभी नहीं बनता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ किसने डायरेक्ट किया, जो ऑलरेडी ग्रुप ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था, उसने हमें उसकी वजह से अब हमें क्या बन रहा है, दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि वो ओरिएंट करता है आपकी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को या तो आर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे, इसलिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, से फॉर एग्जांपल जो ग्रुप आपके साथ अटैच था, आपके बेंजाइन के साथ अटैच है, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम अगर देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का असर क्या होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का असर क्या होगा। ठीक है, अब बार बार हम बेंजाइन के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। से फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला बेंजाइन बन गया आपको, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, आपका क्लोराइड ग्रुप है, या आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। अगर ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप अटैच है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या चीज़ होगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आया NH2, इस पोजीशन पे अटैक किया पैरा पे, ठीक है, पैरा विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ से ये यहाँ पे माइग्रेट हो गया। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे NH2 हो गया। सिमिलरली अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते इस पोजीशन पे मेटा पे, तो NH2 यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक तो इस कार्बन पे आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज इस पैरा वाले कार्बन पे आ रहे हैं, इसको आपको देखना है। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इस नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना है कि नहीं। तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप के साथ अटैच होती है तो वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, वाया रेजोनेंस भी करते हैं, वाया इंडक्टिव इफेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे क्या दोनों रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट या आई इफेक्ट, दोनों क्या इसमें लागू है कि नहीं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यह आपका सेफ बेंजीन रिंग है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ अटैच है, से नाइट्रो ग्रुप अटैच है ना, यहाँ इसका p ऑर्बिटल है। तो हमें पता है रेजोनेंस कैसे होते हैं, जो भी p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं और वो एक दूसरे के साथ साइड में ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो इसकी वजह से रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे स्टेबलाइजेशन होती है। लेकिन जो आपका अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ बना है वो कौन से ऑर्बिटल में होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। किसमें होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है वो नेगेटिव चार्ज, जो आपके बेंजाइन पे अटैक करने से आपके न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं बेंजाइन पे, तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है ना, यहाँ पे से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, न कि किस में होगा, न कि p ऑर्बिटल में। ठीक है ना, तो ये वाला कंडीशन हो गया। अब ऐसे समझने की कोशिश, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हुआ, p ऑर्बिटल्स हुआ। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर में है ना, जबकि कंजुगेशन होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, उस पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप हो, इस नेगेटिव चार्ज पे कोई असर नहीं होगा वाया रेजोनेंस, ये चीज़ आपको याद रख। अब क्या बचा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट में याद है
कि यहाँ कोई पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से नेगेटिव चार्ज दूर होता है, उतना उसको क्या करते हैं, वो कम स्टेबलाइज करते हैं। बस इतना, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ इस वाले कंडीशन में देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रो ग्रुप हो, इसके पास में होगा, तो इसका असर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कंडीशन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। तो NH2 कहाँ अटैक करना चाहेगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। आपको याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, रेजोनेंस का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप से फॉर एग्जांपल आपका जो एराइन बना है, जो ट्रिपल बॉन्ड बना मेटा और पैरा के बीच में बना, ठीक है, मेटा और पैरा के बीच में बना। तो नेगेटिव चार्ज भी अगर आपका NH2 ग्रुप यहाँ अटैक करते हैं, NH2 यहाँ अटैक करते हैं, तो NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका NH2 मेटा पोजीशन पे आप अटैक करेगा पैरा की जगह पे, तो यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, इस वे पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे दो ग्रुप आपको पॉसिबल हैं। ठीक है, सॉरी, दो आपको नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। अब कौन सा ज़्यादा फेवरेबल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप के पास में है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर स्टेबलाइज करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसको कम स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला अटैक क्या होगा, फेवरेबल होगा, ये वाला अटैक कम फेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि अब NH2 कहाँ अटैक करना चाहेगा, इस पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो इसके बाद बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे NH2 प्रेफर करते हैं कहाँ पे अटैक करने के लिए, पैरा पोजीशन पे। ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए, आपका अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, सॉरी, ये बेंजाइन बनता है आर्थो और मेटा के बीच में, ये भी बन सकते हैं ना। तो नेगेटिव चार्ज एक तो बहुत क्लोज आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से थोड़ा सा दूर है ये नेगेटिव चार्ज। तो कौन ज़्यादा इसमें फेवरेबल है, तो ये वाला ज़्यादा फेवरेबल है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा किस पे, मेटा पोजीशन पे, NH2 यहाँ पे, और यहाँ पे इसको अटैक इतना करना नहीं चाहेगा। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल और लेंगे तो समझ में आएंगे आपको। बस आप इतना याद रखना, जब ये वाला बेंजाइन बनते हैं तो आर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बहुत क्लोज में आते हैं। तो ये वाला कंडीशन जो है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इसको फेवर करते हैं और ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, जबकि ये वाला उस समय कम फेवरेबल है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे ये ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव चार्ज इसके पास में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। CF3 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ रेजोनेंस का कोई रोल नहीं, बस आप दिमाग में यही रखना। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ एराइन बनेगा, आपका बेंजाइन यहाँ बनेगा। कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कहाँ पे अटैक है, यहाँ से यहाँ अगर पैरा पोजीशन पे NH3 अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इट इज़ मोर क्लोज टू CF3 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ये पास में है, तो ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका NH2 यहाँ पे अटैक करे यानी मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से थोड़ा सा दूर है, तो इसको इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कम बनेगा एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। ठीक है। सिमिलरली फॉर ये वाला कंडीशन जहाँ पे OCH3। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, जब हमने रेजोनेंस में पढ़ा था तो रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा था,
रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि जो आपका OCH3 है, OCH3 ये है ना, ये रेजोनेंस अगर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी ये इस कंडीशन में क्या करेगा, से आपका ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है OCH3, यहाँ पे से हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ था। तो ये बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, रिपल्शन होगा। अगर रेजोनेंस होता होगा तो आर इफेक्ट होता होगा तो, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज इसको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर कौन सा इफेक्ट यहाँ पे प्रिडोमिनेंट है, तो उस समय इंडक्टिव इफेक्ट OCH3, ठीक है ना। आपका अगर यहाँ पे बन रहा था, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है, अब ये बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इसको डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, बल्कि बिकॉज ऑफ इंडक्टिव ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा। इससे हमें फर्दर प्रूफ मिल रहा है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता। अगर रेजोनेंस होता तो ये वाला जो कंडीशन था वो सबसे लीस्ट स्टेबल था, कम स्टेबल था। क्यों, क्योंकि जब दो एक जगह पे रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है और एक जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों साथ साथ होता है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे तो डिस्टेबलाइज होना चाहिए था। लेकिन जो हम रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे तो स्टेबलाइज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट होता है। इससे हमें फर्दर प्रूफ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा NH2, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये फर्दर क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक करते हैं इस पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, ऑक्सीजन से दूर है, तो इसको इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आई माइनस आई इफेक्ट। तो ये 40% बनते हैं, ये 60% बनते हैं। देखिए, हालांकि हमें ये दिखने में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, CF3 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेटिव इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो हमें दोनों केस में सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कभी भी रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। अब अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पे कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे अटैच हो गए। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजाइन कहाँ बनेगा, तो बेंजाइन बनेगा अब यहाँ पे इस पोजीशन पे। ठीक है ना, यहाँ इस पोजीशन पे भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों सेम है, चाहे इस साइड बने चाहे इस साइड बने, बेंजाइन एक ही बनेगा, तो आप एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पैरा पे अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो थोड़ा सा ये डिस्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं होता है मेटा पोजीशन तक प्लस आई इफेक्ट। या दूसरा पॉसिबिलिटी है आपका NH2 यहाँ अटैक करे और नेगेटिव चार्ज यहाँ आए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये वाला कंडीशन यानी NH2 यहाँ अटैक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। हालांकि इतना इफेक्ट इसका इतना नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सेम बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इस वाले प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करते हैं, तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मेजर बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये इतना इसलिए था क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ या यहाँ बनता है, जो कि CH3 से बहुत दूर है, तो इसलिए ज़्यादा असर नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें तो बेंजाइन इसके पास बन रहा है ना, इसके पास ही, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन
ये सॉरी आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। इट इज़ वेरी मच क्लोज टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये क्या चाहेगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास आ रहा है। सिमिलरली उसी समय आपका जब NH3 या आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज अब इस वाले मेटा पोजीशन पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से थोड़ा सा दूर है। तो NH3 क्या करना चाहेगा, यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। क्यों? ये CH3 और इस NH3 के बीच में क्या होगा, स्टीरिक रिपल्शन होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये वाला भी कंडीशन इसको फेवर नहीं कर पाएगा। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। स्टीरिक इफेक्ट कहता है कि NH3 को यहाँ से अटैक करवाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहता है कि NH3 को यहाँ से अटैक करवाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा। यहाँ स्टीरिक इफेक्ट बोल रहा है कि आप मेटा पे अटैक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अटैक करने से इसको स्टीरिक इफेक्ट हो रहा है, इसके बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको मेटा और आर्थो ऑलमोस्ट सेम मिलता है, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज करता है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम बनता है। जब तक कोई बड़ा ग्रुप ना आए तब तक ये दोनों क्या होता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा फिर से जहन में रखना है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आप देखो, अभी तक हम जो CF3 के साथ हमने दो एग्जांपल वहाँ डिस्कस किया ना। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे था, लिविंग ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे था। अब देखो इसके पास आ गया तो क्या हो जाएगा, इसको आपको समझना है। तो आपको जब ये पास में आएगा तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा ना, तो बेंजाइन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ अटैक करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, CF3 के पास में ही बनेगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना CF3, तो इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये अटैक ज़्यादा फेवर करेगा, यानी NH2 किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर ये NH2 इस पोजीशन पे अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, किस पोजीशन पे, मेटा पे। आर्थो पे अटैक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, शिफ्ट होके मेटा पोजीशन पे। एक तो ये NH3 और CF3 के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन। दूसरा नेगेटिव चार्ज CF3 से दूर हो रहा है। तो दोनों इफेक्ट इस अटैक को क्या कर रहे हैं, डिसफेवर कर रहे हैं, इसको फेवर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? स्टेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आना नहीं चाहेगा आर्थो पोजीशन पे। और दूसरा क्या है, आर्थो पोजीशन पे अटैक करने से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर जा रहा है। तो दोनों चीज़ें क्या हो रहा है, डिसफेवर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, NH2 इस मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज CF3 के पास आ रहा है। तो ये वाला जो कंडीशन है वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है, प्रीडोमिनेंटली बनते हैं, ये वाला प्रोडक्ट जो है ऑब्जर्व नहीं हुआ है, यानी बनता ही नहीं है, बिकॉज यही जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ सेम कंडीशन अब इसमें लागू कर सकते हैं। देखो यहाँ अटैक करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, तो ये वाला ज़्यादा बनेगा और ये वाला बनेगा ही नहीं। इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि OCH3 अब क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है विद ब्रोमीन शायद। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे आपका बेंजाइन कहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ पे आपका पहले जो NH2 आएगा इस प्रोटॉन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, फिर H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो बेंजाइन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका बेंजाइन बनेगा, ठीक है। CH3 है, और इसके बाद आपका NH3 यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या बनेंगे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे NH2 यहाँ अटैक होके बनेगा CH3,
प्लस दूसरा क्या होगा, यहाँ पे NH2 इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, और एक इस पोजीशन पे था ना, तो यहाँ पे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो एक मेटा पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ये तो सिंपल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अगर इसको हम देखेंगे, क्योंकि आपका जो ब्रोमीन है कहाँ किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। CH2 CH3 है और ब्रोमीन कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है ना, CH2 CH3 को ET से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ब्रोमीन यहाँ पे था ना, आपके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला रेजोनेंस फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस समय देखो, इस समय एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कितने प्रोटॉन है इसके एडजेसन में, इस ब्रोमीन के 2 प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कितने टाइप के बेंजाइन बन सकते हैं उसको समझना है। अगर ये और ये ब्रोमीन निकल जाए, ये और ये ब्रोमीन है ना, ऑर्थो वाला प्रोटॉन निकल जाए, तो आपको ये वाला बेंजाइन बनेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ET है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये वाला बेंजाइन बन सकते हैं अगर ये और ये BR निकल जाए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे क्या बन सकते हैं, ये H निकल सकते हैं और ये BR निकल सकते हैं। तो ये वाला भी तो बेंजाइन बन सकते हैं ना, दोनों अलग टाइप के बेंजाइन हैं। यहाँ पे ये बेंजाइन बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहाँ होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ठीक। यहाँ पे ये आपको ये 2 टाइप के यहाँ पे बेंजाइन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आपका NH3 आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अटैक करते हैं तो NH2 यहाँ आएगा, ET ये आपका इथाइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा। NH3 अगर यहाँ अटैक करते हैं मेटा पे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ET है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहाँ अटैक किया इसने, मेटा पोजीशन पे NH2 ने। तो यहाँ पे आपको आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे मेटा पे 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। अब इस बेंजाइन से कितना बन सकते हैं, इस वाले बेंजाइन से, इस वाले बेंजाइन से अगर आपका NH3 यहाँ अटैक करते हैं इस मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या बन सकते हैं, देखो आपका इथाइल यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ NH2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा फिर से मैं इसको अलग कलर यूज़ करूँगा। आपका NH3 अगर इस पैरा पे अटैक करते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ET है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका NH2 आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा आप कितने टाइप के प्रोडक्ट बने, एक तो ये बना, ये
प्रोडक्ट बना, पैरा पे ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना। ठीक है, अब आप थर्ड और सेकंड को देखिए, दोनों एक ही टाइप का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कितने टोटल प्रोडक्ट पॉसिबल है? सिर्फ 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। यहाँ पे आर्थो पे अटैक हुआ, यहाँ पे मेटा पे अटैक हुआ, मेटा वाला प्रोडक्ट बना, यहाँ पे फिर से मेटा, यहाँ पे पैरा, यानी आर्थो मेटा पैरा, तीन टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे। जो आपको एक स्लाइड में मैंने शायद दिखाया है कि कभी कभी 3 प्रोडक्ट भी यहाँ पे पॉसिबल होता है बेंजाइन मैकेनिज्म में। वो ये वाला एग्जांपल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट बोल रहा था यहाँ पे आपको पॉसिबल ही नहीं है कि बेंजाइन बनने का, शायद वो यहाँ पे ऐसे समझ रहा होगा कि ये वाला बेंजाइन यहाँ पॉसिबल ही नहीं, बनेगा नहीं। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो रहा है तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसका एक और रेजोनेंस फॉर्म है ना बेंजीन का। ये 3 बॉन्ड तो ऐसे तो नहीं रहता है, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड भी होगा। ये एक रेजोनेंस फॉर्म है ना, Br यहाँ होगा। तो अब इससे तो ये बेंजीन बन सकेगा ना, तो इसमें आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 जो बॉन्ड है ये तो डिलोकलाइज होता रहता है। आपको जिसमें आप रेजोनेंस फॉर्म में आपको अच्छा लगता है उसी साइड में आप कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप का आप प्रोडक्ट बन गए। अब मसला ये है कि अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसके लिए जो सबसे पहला आपको कंडीशन देखना है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमें वो होता है प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन। अब आप इस में देखिए, आपको 2 प्रोटॉन, एक को मैंने ब्लैक कलर से प्रोटॉन को दिखाया, एक को मैं ग्रीन कलर से दिखाया। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इन दोनों प्रोटॉन्स में हमें सबसे पहले बेस आके इस प्रोटॉन को ले जाएगा। लेकिन जो आपका बेस है ना, NH2 है, वो कौन से प्रोटॉन को जल्दी ले जाएगा? तो हमारा सिंपल से एक आंसर होगा, जो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो उस प्रोटॉन को एकदम से वो ले जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा प्रोटॉन इन दोनों में से क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से दिखाना चाहूँगा। ये आपका ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बस ये 2 चीज़ें आपको समझना है। तो आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन है, ये इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास होने से ये हाईली क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा। अब बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इजीली ले जाएगा आपका बेस, एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, दूर है, तो ये इजीली निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो ये वाला बेंजाइन यानी आर्थो और मेटा के बीच वाला एंजाइम बेंजाइन जो है वो, या एराइन जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस बॉन्ड को लेस पोलराइज बनाएगा, तो ये वाला जो प्रोटॉन है वो लेस एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक है, एसिडिक है। तो आपका बेस किस प्रोटॉन को ले जाएगा, ये वाले को ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक है, इस प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये एसिडिक है। तो अब इस समय ये वाला बेंजाइन जो है वो ज़्यादा बनेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए,
आपका जो इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको आपको समझाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहा है यहाँ कैसे बेंजीन बनेगी। इथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ आपका Br है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन, अब मुझे बताइए कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन ये वाला हो गया, तो ये वाला निकल जाएगा H और Br इससे, और ये वाला जो बेंजीन बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा, ये वाला बेंजीन अब सबसे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। तो सिंपली आपको याद रखना है ये वाला बेंजीन ज़्यादा बनेगा, बिकॉज दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये वाला जो हाइड्रोजन हो ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले जो आपका बेस है इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो ये वाला बेंजीन बनेगा। अब आपका यहाँ पे आपको समझना है कि क्या हो जाएगा। अब आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अलग सा एग्जाम्पल हो गया, इसको यहाँ साइड में रखिए। अब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, ये आपको समझना है। अगर ये NH3 यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज पैरा पे आएगा, ठीक है। और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर डोनेट कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर ये NH3 अगर यहाँ पे अटैक करते इस पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्या आ जाएगा, बहुत पास आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो चाहेगा कहाँ पे, ये चाहेगा कि NH3 कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ जम्बलिंग हो गया, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। अब सबसे ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन कौन सा हुआ, अब सबसे ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन ये हुआ NH3 जो है आपका, ये NH3 अब ये अटैक करेगा इस मेटा पोजीशन पे। क्यों, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैक करने से नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से दूर हो जाएगा। तो सबसे जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है अब हमें ये वाला बनने वाला है, इथाइल, और आपका NH3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन को लॉस करने के बाद NH2 बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी ये मेटा वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है जो ये मेटा प्रोडक्ट है ये तो दो जगह से भी बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेटा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। फिर इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, पहला वाला, क्योंकि ये वाला कंडीशन फेवरेबल है ना, ये वाला बेंजीन सबसे ज़्यादा बनता है ना। तो एक कंडीशन में ये था कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो पैरा पे भी अटैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ये वाला है अभी, तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है, ये वाला NH3, ये वाला NH2 यहाँ बनेगा। तो पैरा वाला ज़्यादा बनेगा और सबसे कम वाला आर्थो वाला सबसे कम बनेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था, आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो मेटा वाला कंडीशन है उसमें 2 चीज़ें फेवर कर रहा है, एक तो जो बेंजाइन बन रहा है वो ज़्यादा फेवरेबल है, और जब NH3 अटैक करते हैं, अमोनिया अटैक करते हैं, तो ये मेटा पे अटैक करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये और एक स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है, और जबकि मेटा पे इतना स्टेबल नहीं बनता है। लेकिन अगर हम अटैक कहाँ करते हैं, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन हम ले लेते हैं, तो ये तो कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये कम एसिडिक वाला प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको फर्दर क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसलिए जो सबसे कम प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला जो अर्थो वाला बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको कम फेवरेबल बना रहा है। अब ये 2 एग्जाम्पल हो गए, हमने ये डिस्कस किया। ये वाला तो सबसे आसान है, अगर ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यों आसान है, ये इसमें आप ऐसे देख सकते हैं
यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये वाला प्रोटॉन निकल जाए बस, तो बेंजीन यहाँ बनेगा। बेंजीन जब यहाँ बनेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल NH3 चाहे यहाँ अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम यहाँ CH3 लिखते हैं तो एक बार में यहाँ पे आपको NH2 आएगा और यहाँ पे CH3 है अपना, और एक बार में यहाँ पे CH3 है, एक बार में यहाँ पे अपना CH3 है, एक बार यहाँ पे आपको NH2 आएगा बस। ठीक है, ये वाला यहाँ, चाहे ये प्रोडक्ट बने चाहे ये प्रोडक्ट बने, दोनों क्या है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों 50-50% बनेगा और एक ही टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, चाहे यहाँ अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे समझ। अब डीप वाला आपको फिर से समझने वाला एक प्रॉब्लम है। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए आप, इसमें हमें ये पैरा ब्रोमोफिनोल है। हमेशा याद रखना आपका जो फिनोल है वो हाईली एसिडिक है और आप इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि ये दो आपस में पहले एसिड बेस की तरह रिएक्शन करेंगे, तो ये प्रोटॉन पहले तो यहाँ रहेगा ही नहीं और ये किस फॉर्म में जाएगा, फिनॉक्साइड में। तो ये वाला पार्ट आप इग्नोर कीजिए, ये रहेगा ही नहीं, है ना, फिनोल वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, ये फिनॉक्साइड की फॉर्म में ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो कंडीशन है वो हाईली बेसिक कंडीशन। बस ये आप चीज़ अगर आप भूल जाएंगे तो आप फिर इजीली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन देखें जहाँ फिनोल है और बेसिक कंडीशन है, तो आप OH यहाँ पे नहीं रखेंगे और नेगेटिव को रखेंगे सिर्फ, क्योंकि H पॉजिटिव बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा मेन रिएक्टेंट हो गया। अब देखिए, अब आपको से फॉर एग्जांपल क्या बन गया, अब आपको यहाँ पे ये Br निकल गया और यहाँ पे बेंजाइन बन गया। अब NH2 अगर यहाँ अटैक करते हैं, जैसे यहाँ पे एरो दिखाया है ना, तो NH2 यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल कंडीशन कहते हैं। लेकिन और एक कंडीशन अगर हम देखें जो यहाँ नहीं बनाया है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँगा आपके लिए, इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा यहाँ जगह अच्छा है। ठीक है, यहाँ आपका O नेगेटिव है। ठीक है, और NH2 ने कहाँ अटैक किया, से फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे अटैक किया, पैरा पे, तो NH2 यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन हो जाएगा तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। तो कौन सा पोजीशन है जहाँ NH2 अटैक करना चाहेगा, वो होगा ये वाली पोजीशन, यानी मेटा पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, ये स्टेबल कंडीशन है, तो NH2 यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्रोटॉन आएगा। इसके बाद अब इस कंडीशन में थोड़ा हम एसिड मिला देते हैं, अब बेसिक कंडीशन ख़त्म हो जाते हैं, अब O नेगेटिव पे अब H आते हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट हो बनेगा सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। नहीं आया है तो फिर से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच।